में पढ़ाए थे, 3 क्वेश्चन शायद करवाए थे ना? 2 या 3, कितना क्वेश्चन करवाए थे? 3। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, है ना? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हम टोटल 3 क्वेश्चंस कराए थे। फिर से सुन लीजिए, हीट कैपेसिटी। आज बच्चे कम है क्लास में? अच्छा, इधर हीट सुनिए, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, तीनों का डिफिनेशन कितने बच्चे बता सकते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों नहीं बताएंगे? क्यों भूल गए? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी आप बता सकते हैं? बोलिए, खड़े हो जाइए, बोलिए, पहले हीट कैपेसिटी बताइए। देखिए, आप अपने लैंग्वेज में बताइए, जो आप समझे वही बताइए। जैसे कभी होता है ना जी, रटा हुआ चीज क्या होगा ना, क्योंकि बीच का एक वर्ड गायब हो गया तो फिर आगे बढ़ नहीं पाइएगा। और समझा हुआ चीज तो आप अपने ढंग से बताइए उसको। अब देखिए, ठीक है, देखिए, यानी कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट है ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज 1 केल्विन और 1 डिग्री सी टेम्परेचर, ठीक है। हीट का जो रिक्वायरमेंट होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। किसी भी सब्सटेंस का 1 केल्विन या 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ता है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलिए, और मोलर हीट कैपेसिटी हाँ देखिए, ठीक है, बैठ जाइए, ठीक है। 1 मोल, सुनिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड 1 मोल सब्सटेंस, यानी 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। चलिए, कुछ क्वेश्चंस का, कल तो आप लोग का टेस्ट भी होगा, कल ही है टेस्ट आप लोग का? वो परसों है? अच्छा हाँ, परसों होगा ना, हाँ, सैटरडे को है। चलिए, कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और लिखिए, तो देखिए, लिखिए, इफ 4 हाइड्रोजन अच्छा, जब क्वेश्चन देखें हम आपका जितना पढ़ा है उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं तो हो जाएगा, ठीक है? शुरू से लिखा हुआ है ना पेज पर।
लिखिए। देखिए सुनिए, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। देखिए, इफ फोर हाइड्रोजन दिया हुआ हाइड्रोजन का मोलकुल था, इसको बॉन्ड एनर्जी सप्लाई किए, हाइड्रोजन का मतलब H और H के बीच में बॉन्ड बना होगा, बॉन्ड को इसको हम एनर्जी सप्लाई किए होंगे, यहां से बॉन्ड टूटा होगा, बॉन्ड टूटा होगा तो क्या बना होगा, 2H बना होगा। इसी का बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू लिखा हुआ 104 किलो कैलोरी, डेल एच कितना लिखा हुआ है, 104, 104 किलो कैलोरी। आपसे पूछा हीट ऑफ एटॉमिजेशन ऑफ हाइड्रोजन इज, हीट ऑफ एटॉमिजेशन ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिजेशन का मतलब होता है एटॉमिक बॉन्ड एनर्जी, क्या होता है, एटॉमिक बॉन्ड एनर्जी। एटॉमिजेशन का मतलब होता है एटॉमिक बॉन्ड एनर्जी क्या होगा। तो आप खुद सोचिए, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तब 2H बनेगा। तो हम आपको क्या पढ़ाए थे कि एटॉमिक बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो किसी भी डायटॉमिक मोलकुल में जब होमोन्यूक्लियर मोलकुल होता है, होमोन्यूक्लियर मोलकुल का मतलब हुआ कि ऐसा मोलकुल जिसका एक ही एलिमेंट का 2 एटम मिलकर के बना हुआ है, तो डायटॉमिक हो गया। और डायटॉमिक में भी कैसा हो गया, होमोन्यूक्लियर। होमो मतलब सेम, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस सेम है तो मतलब एक ही एलिमेंट का 2 एटम है, क्लियर है ना। तो एक ही एलिमेंट का 2 एटम हो गया, इसको यहां से बॉन्ड ब्रेक किए, 2H में बट गया। तो किसी भी एनर्जी का जो बॉन्ड एनर्जी का जो हाफ वैल्यू होता है ना, उसी को कहा जाता है एटॉमिक बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, एटॉमिक बॉन्ड एनर्जी, या उसी को कहते हैं हीट ऑफ एटॉमिजेशन। क्या कहते हैं, हीट ऑफ एटॉमिजेशन। तो बोलिए इसका बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 104, 104। तो इसका हाफ एनर्जी कितना हो जाएगा, 52। तो एटॉमिजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, 52 हो गया। आगे देखिए सुनिए, इस क्वेश्चन को कोई बता सकते हैं कह क्या रहा है, बोलिए इस क्वेश्चन को पढ़ करके कोई बता सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और बनाना क्या है। देखिए सुनिए, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, इथाइलिन और इथेन, सबका दिया हुआ इतना इतना और इतना। हीट ऑफ कंबशन, तो हम क्या बताए थे, किसी भी कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन का बना है या मैक्सिमम कंपाउंड अगर किसी का कंबशन कराते हैं, मतलब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा उस केस में हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है, हीट बाहर निकलता है। अगर हीट बाहर निकलेगा, अगर हीट बाहर निकलेगा तो उसका डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होगा। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, डेल एच निगेटिव आएगा। कब, किस रिएक्शन में, वैसा रिएक्शन जहां हीट क्या करता है, लॉस करता है। हीट क्या करता है, लॉस। तो जिस रिएक्शन में हीट लॉस होगा उसका डेल्टा एच हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा।
तो आप देखिए, जैसे आपको क्या क्या दिया, मीथेन, इथाइलिन और इथेन। बोले मीथेन को आप रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, CO2 बना, उसके बाद इसका हीट रिलीज हुआ कितना, 890। इसीलिए इसका डेल्टा एच जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, -890। ये डेल्टा एच का वैल्यू सबका दिया हुआ है। दूसरा आपको लिखा हुआ देखिए, ये मीथेन, दूसरा इथाइलिन, O2 से रिएक्शन करा दिए, ये O2 से रिएक्शन कराए, फिर कंपाउंड बन गया CO2 और प्लस क्या बन गया, H2O वाटर। CO2 बना प्लस वाटर बना, और इसका भी हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ कितना, 1411। ये दिया है, इतना हीट लॉस किया है, तो लॉस किया तो इसका डेल्टा एच लिखिएगा -1411 किलो जूल। कितना होगा, -1411 किलो, 1411। तीसरा, इथेन को भी O2 से रिएक्शन करा दीजिए, CO2 वाटर बनेगा, अब प्लस हीट लॉस किया 1560। इसका डेल्टा एच लिखिएगा, सबका डेल्टा एच दिया हुआ है, निगेटिव है तो इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा, अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हैं, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, अच्छा CO2 और प्लस वाटर ने छूट गया है। देखिए कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है तो यहां 2 कर दीजिए, 2 2 4 ऑक्सीजन है तो यहां 2 कर दीजिए। इस कंपाउंड का, मीथेन का, अगर हम 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल मीथेन जब जलता है तो हीट रिलीज कितना होता है, 890 किलो जूल होता है ना। और 1 मोल मीथेन का मतलब कितना मास, 12 4 कितना, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन को जलाते हैं तो हीट रिलीज कितना होता है, 890 किलो जूल, 890 किलो जूल। तो इसका मतलब हुआ 16 ग्राम मीथेन के लिए गिव देता है, जब जलता है तब 890 किलो जूल। कितना एनर्जी देता है, 890। यानी 16 ग्राम मीथेन जब जलता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज करता है 890 किलो जूल, 890 किलो जूल। इसलिए क्या पूछा था, देखिए, विच है द लोएस्ट फ्यूल वैल्यू इन किलो जूल पर ग्राम। पर ग्राम का मतलब 1 ग्राम, कितना ग्राम, 1 ग्राम। तो 16 ग्राम जब जलता है तो इतना हीट निकलता है, तो 1 ग्राम मीथेन को जलाएंगे तो कितना हीट निकलेगा, 890 बटा कितना, 16, इतना किलो जूल। इसको सोल्व कर लीजिए। यही पूछा है तीनों में, कि अगर तीनों में 1 1 ग्राम लेंगे तो सबसे लोएस्ट फ्यूल वैल्यू किसका होगा, सबसे कम वैल्यू किसका निकलेगा एनर्जी का। तो तीनों सोल्व करना होगा। तो इसका 1 ग्राम जलने से इतना एनर्जी निकलेगा, इसको सोल्व कर लीजिए कितना आता है। दूसरा देखिए, कार्बन 2 तो यहां 2 कर लीजिए, हाइड्रोजन 4 तो यहां 2 कर लीजिए, 2 दूनी 4 2 6 तो यहां 3 कर लीजिए, बैलेंस कर दीजिए। अब आप खुद देखिए, इसका इथाइलिन का 1 मोल अगर आप लेते हैं, इसका कंपाउंड का इथाइलिन का 1 मोल, तो अगर 1 मोल इसका कंपाउंड का लेते हैं तो कितना हीट रिलीज होता है, कितना, 1411 किलो जूल। तो आप खुद सोचिए, 1 मोल में कितना होता है, 12 दूनी 24, 24 4 कितना, 28। तो 28 ग्राम इथाइलिन। तो 28 ग्राम अगर इथाइलिन गैस आप लेते हैं, 28 ग्राम क्या लेते हैं, इथाइलिन गैस। तो 28 ग्राम इथाइलिन गैस अगर आप लेते हैं तो उसके लिए कितना एनर्जी रिलीज होगा, 1411 किलो जूल एनर्जी लॉस करता है इतना। यानी 28 ग्राम इथाइलिन गैस गिव 1411 किलो जूल। कितना किलो जूल, 1411।
इसलिए 1 ग्राम इथाइलिन के लिए निकाल दीजिए, बोलिए कितना देगा? 1411 और बटा 28, इतना आ जाएगा। इसका आंसर करके बना के निकाल लीजिए कितना आता है। 1411 बटा 28 इतना किलो जूल, जो आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। और तीसरा आपका क्या है देखिए, फिर इसको बैलेंस कर दीजिए। हाइड्रोजन 6 है, 3 कर दीजिए, 2 दूनी 4 3 7 तो 7/2 कर दीजिए, हो गया। यहां देखिए, यहां 1 मोल आप ले लीजिए, 1 मोल का मतलब 12 दूनी 24 30 ग्राम आ जाएगा, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम इथेन के लिए कितना हीट रिलीज होता है? 1560 होता है ना। तो आप देखिए, तो चूंकि 30 ग्राम इथेन गिव देता है 1560 किलो जूल, इतना हीट देता है। तो 30 ग्राम इथेन गिव 1560 किलो जूल, इसलिए 1 ग्राम इथेन गिव कितना होगा? 1560 बटा 30, इतना किलो जूल देगा। इसको सोल्व करके आंसर निकाल लीजिए कितना आएगा। अब देख लीजिए तीनों में सबसे कम वैल्यू किसका आता है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब तीनों काट डिवाइड करके देखिए किसका आता है। इसको मिटा दे ऊपर, लिख लिए सब लोग, ये भी लिख लिए क्वेश्चन, लिखिए। देखिए एक पहले बताइए, ये न्यूमेरिकल चैप्टर है ना। इस पे क्वेश्चन जरूर खूब बनाइए, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइएगा उतना एक कंसेप्ट, एक थ्योरी क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं थ्योरी पढ़ लेने से सब क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। क्वेश्चन अलग अलग टाइप का बनना चाहिए। कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। तब शुरू करेंगे आपका इक्विलिब्रियम, बहुत बढ़िया चैप्टर है वो भी। इक्विलिब्रियम का 2 पार्ट्स है, केमिकल और आयोनिक। केमिकल तो थोड़ा आसान भी है, आयनिक में और ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तब आपका फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा।
आगे बढ़े, चल देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। मिटा देना। भीग जाता है। देखिए चलिए एक क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। 2.1 ग्राम क्वेश्चन
इसको देखिए, देखिए यहाँ क्या कह रहा, देखिए 2.1 ग्राम Fe कंबाइंड विथ सल्फर, इतना ग्राम आयरन कंबाइन करता है सल्फर से, कंपाउंड बनता है एफीएस। तो हमारा हीट, तो आपको पूछा है कि हीट इवॉल्व करता है 3.77 किलो जूल। तो आपसे पूछा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एफीएस। देखिए एफी कंबाइन करता है सल्फर के साथ, कंपाउंड क्या बनेगा, एफीएस। ठीक है, अब आप देखिए ये तो क्वेश्चन है, तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन किसको कहते हैं, जब ये कंपाउंड एक मोल बनता है, इस कंपाउंड का एक मोल बनता है, जो हीट रिलीज होगा, हीट जो रिलीज होगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच को कहते हैं। ये कितना हो जाएगा, -x किलो जूल, यही x निकालिएगा, साइन बदल दीजिए, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को कहते थे, कोई भी कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से एक मोल जब बनता है, तो जो हीट का चेंज होता है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो डेल्टा एच नॉट, तो एक्स निकाल दीजिए। तब बोले ई एक्स कैसे निकालेंगे, तो यह एक मोल बनेगा, तो ये एक मोल कब बनेगा, जब यहां एफी भी कितना होना चाहिए, एक मोल, 1 मोल। एक मोल एफी होना चाहिए, तो एक मोल एफी का मास कितना होता है, आयरन का मास कितना होता है, 56। एटॉमिक मास आयरन का कितना है, 56 है ना, एटॉमिक नंबर 26, मास 56। तो मास को लिख देते हैं तो वह एक मोल के बराबर होता है। ये पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं, याद है ना। देखिए तो इसका 1 मोल का मतलब 56 ग्राम, ठीक है ना। देखिए अब आप देखिए, तो इसका मतलब इस आयरन का 56 ग्राम जब सल्फर से रिएक्शन करेगा, तो जो यहां हीट रिलीज होगा उसी का साइन बदल दीजिएगा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां तो दिया हुआ है ही आपको, देखिए यहां कितना ग्राम एफी है, देखिए तो 2.1 ग्राम एफी, बोलिए सल्फर से कंबाइन करता है तो कितना हीट रिलीज होता है, लिखा हुआ है 3.77 किलो जूल निकलता है ना। अब 1 मोल एफी का मास कितना है, 56। तो बोलिए 56 ग्राम अगर एफी लेंगे तब क्या हो, 3.77 गुना 56 डिवाइडेड बाई 2.1, इतना किलो जूल। तो 56 ग्राम आएगा तो इतना निकाल दीजिए। ये जो आएगा इसका साइन बदल दीजिएगा तो डेल्टा एच आ जाए। सोल्व करके देखिए कितना आता है। यही तो लगता आता होगा 100.5 आता होगा, देख लीजिए, सोल्व करके देख लीजिए, तो डेल्टा एच बराबर कितना हो जाए, -100.5। आंसर क्या हो जाएगा, सी। सोल्व करके पहले देख लीजिए कैलकुलेशन सही है ना, ये मेरे ख्याल से वही लगता आता है।
एक क्वेश्चन नीचे वाला बन गया। नीचे वाला क्वेश्चन क्या कहता देखिए, क्वेश्चन को पहले हम समझाते हैं। व्हेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इथाइलिन वाज कंबसन, फिर असाइनमेंट मिलेगा तो आप अपना बनाइएगा। पहले हम कुछ क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि क्वेश्चन आप अपने से भी बना सकें। व्हेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इथाइलिन वाज कंबसन 6226 किलोजूल हीट वाज इवॉल्व if the heat of combustion of ethylene is now the volume of oxygen that enter into the reaction is। देखिए जैसे कह रहा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इथाइलिन गैस, ये इथाइलिन गैस हो गया, इसको आप ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए व्हेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इथाइलिन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो कंपाउंड बन जाएगा CO2 प्लस क्या बन जाएगा, वाटर, ये बन जाएगा। फिर कह रहा था सर्टेन अमाउंट इफ द हीट ऑफ कंबसन, मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो कह रहा था सर्टेन अमाउंट इथाइलिन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, CO2 गैस बना, वाटर बना, हीट ऑफ इथाइलिन कंबसन, इसका वैल्यू लिखा हुआ 1411 इतना किलो जूल। अब देखिए यहाँ हीट ऑफ कंबसन पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव देने का मतलब है कि हीट वो लॉस किया होगा। हीट क्या किया है, लॉस। अगर निगेटिव देता तो डेल्टा एच देता, निगेटिव देता तो क्या होता, डेल्टा एच हो जाता। देखिए तो इथाइलिन को रिएक्शन कराते हैं, हीट ऑफ कंबसन जब भी लिखे तो समझिए कि 1 मोल का, कितना का, 1 मोल का। बैलेंस कर दीजिए, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ 2, 2 दूनी 4, 2 6, तो यहाँ 3 हो। आप खुद सोचिए क्या कह रहा था कि आप इसका 1 मोल अगर आप लेते हैं तो इसका कितना मोल की जरूरत है, 3 मोल, है ना, 3। बैलेंस किया हुआ है, 3 मोल का मतलब कितना लीटर होता है, तो बोलिए ऑक्सीजन गैस का एसटीपी के कंडीशन पर 1 मोल लेंगे तो कितना लीटर होगा, 22.4, 22.4 लीटर। तो 1 मोल में 22.4 लीटर, 3 मोल है तो 3 गुना 22.4 लीटर, ये हो गया। तो 3 गुना 22.4, 22 या 66, कितना आएगा, 67.2 लीटर्स, यही आएगा। देखिए ठीक है, चलिए देखिए तो इतना लीटर्स हो गया। तो इतना लीटर ऑक्सीजन गैस अगर इथाइलिन से रिएक्शन करता है तो कितना हीट रिलीज होता है, कितना, 1411। यानी इतना हीट रिलीज होता है जब इथाइलिन गैस में कितना ऑक्सीजन गैस इंटर करता है, 67.2 लीटर। तो आपसे पूछा है कि जब सर्टेन अमाउंट ऑफ इथाइलिन को कंबसन किया गया, सर्टेन अमाउंट का मतलब x ग्राम, y ग्राम कुछ भी होगा, तो हीट रिलीज कितना होता है, कितना लिखा हुआ देखिए तो, कितना हीट रिलीज हुआ है, 6226 किलो जूल। इतना किलो जूल हीट इवॉल्व हुआ है, मतलब रिलीज हुआ है। तो इतना हीट रिलीज हुआ तो पूछा है कि हमारा कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट इंटर इनटू द रिएक्शन, तो कितना ऑक्सीजन गैस इसके अंदर इंटर किया होगा। तो इतना हीट रिलीज होता है तो ऑक्सीजन गैस कितना इंटर करता है, 67.2। तो अब तो बन गया। तो देखिए देखिए 1411 किलो जूल हीट इवॉल्व्ड बाई किसके द्वारा, जब कितना ऑक्सीजन गैस इंटर करता है, 67.2 लीटर्स। यानी जब हम इथाइलिन गैस के साथ इतना ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो हीट हमारा 1411 किलो जूल निकलेगा। इसलिए कितना पूछा था, 6226 हीट इवॉल्व्ड बाई किसके द्वारा होगा, तो 67.2, 6226 अब बटा हो जाएगा 1411, इतना किलो जूल, इतना लीटर्स। इसको सोल्व करके बताइए कितना आता है, 67.2 गुना 6226 बटा 1411, सोल्व कीजिए। जो आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा, देख लीजिएगा क्या आएगा। जो आंसर आएगा वो लीटर में आएगा, किस में आएगा, लीटर्स में।
देखिए, ये सब नीट में क्वेश्चन रहेगा ना, मेरी बात सुन लीजिए कैसे बनाइएगा। ये सब कैलकुलेशन ज्यादा कीजिएगा नहीं। देखिए, आंसर अप्रॉक्स आप मिला लीजिएगा, कौन सा आंसर आएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, समझ लीजिए। 14 × 25 = 70, मतलब ये 5 से कम से कटेगा, कटेगा कि नहीं? 4 से कुछ ज्यादा से कटेगा, 4 से ज्यादा आएगा तो ये आप इसको मान लीजिए 70 मान लीजिए अप्रॉक्स। तो 4 से ज्यादा आएगा 7 × 28, मतलब 280 लीटर। मतलब अप्रॉक्स 280 300 के आसपास पे आंसर आएगा, लीटर में आएगा। देख लीजिए कोई आंसर ऐसा है, देखिए कौन सा है, डी, बी, बस आंसर आ गया। अगर कैलकुलेशन इतना करने लगेंगे तो उसमें समय कम ना होता है, तो पूरा कैलकुलेशन सोचिएगा नहीं, एकदम आंसर हम ला के ही रहेंगे। तो आंसर तो आप ला दीजिएगा लेकिन नीट में सफल नहीं हो पाइएगा। समझ गए कि नहीं? बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि एकदम खूब पढ़ने लगते हैं, जो जरूरत का चीज नहीं है वो भी खूब पढ़ते हैं। तब वो कब पढ़िए, जब आपके पास उतना समय रहे तब पढ़िए, ठीक है ना। और समय अगर कम है तो आपको उसी के अनुसार पढ़ना होगा जितना आपको नीट में जेई में जरूरत है, अगर उसकी तैयारी करते हैं। अगर उसमें सफल होना है तब, अगर उसका आपको बहुत बड़ा दम ज्ञाता विद्वान बनना है तो उसमें डीपली खूब पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और आपको नीट में जितनी जरूरत है, जेई में जितना जरूरत है, तो उतना ही पढ़िए जितना आपको जरूरत है, ठीक। उससे थोड़ा सा एक्सटेंसिव पढ़िए, ये नहीं कि एकदम बीएससी एमएससी का खूब चीज पढ़ रहे हैं एकदम हम। तब वो पढ़िएगा जरूर, नॉलेज तो हो जाएगा, लेकिन जिस चीज में जाना चाहते हो उसमें आप पीछे रह जाइए। और फिर वहां जब जाइए तो खूब पढ़िए, वहां तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक एक मोटा मोटा किताब, अभी तो कुछ नहीं है। मेडिकल मेडिकल जेई में जाइएगा, मेडिकल वगैरह में इतना मोटी मोटी किताब है, वहाँ एक एक सप्ताह 10 दिन में पूरा खत्म कर देता है लोग पढ़ा पढ़ा के। अब बच्चा लोग कहता अपने पढ़िए, वहाँ ही नहीं कि टीचर खूब पढ़ाएगा आपको, थोड़ा सा हिंट कर दिया, बाकी आपको अपने पढ़ाना चाहिए जैसे पढ़िए। आने पढ़िएगा तो एग्जाम में फेल हो जाइएगा। वहाँ ये नहीं कहिए ऐसा टीचर नहीं पढ़ाया, वो पढ़ा दिए थोड़ा सा जो पढ़ाना है, उसके बाद फिर आप अपने से पढ़िए सब, है ना। चलिए नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन,
इसको बनाइए।
हो गया, ये बन गया। देखिए क्या कहता है, देखिए सुनिए, जैसे एक कहता क्या है, देखिए बढ़िया से इसको बढ़िया से पढ़िए। देखिए यहाँ कह रहा कि द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाई NaOH। देखिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, यह आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों को रिएक्शन करा दीजिए, NaCl बन गया प्लस वाटर बन गया, और प्लस हीट रिलीज किया 55.9 किलो जूल पर मोल। पर मोल कहिए चाहे पर इक्विवेलेंट कहिए, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर मास के बराबर होता है। एक H है, एक OH है, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे जब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको पढ़ाए थे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, निकलता है 57 किलो जूल। खैर जो दिया है आंसर वही आपको माना है, तो इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना दिया है। फिर कह रहा क्या, इफ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन HCN दिया है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड किसके साथ, NaOH के साथ, तो कंपाउंड बन गया सोडियम साइनाइड NaCN, और प्लस बन गया वाटर, और प्लस हीट रिलीज होता है 12.1। ये जो माइनस दिया है ना, इसका मतलब डेल्टा H दिया है। ये हमेशा याद रखिए, सुन लीजिए, अगर एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो हमेशा हीट लॉस होगा, एकदम हमेशा याद रखिए। वैल्यू माइनस दे, इसका मतलब जो हीट रिलीज किया वो नहीं दिया है, डेल्टा H का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है, डेल्टा H। ऐसे याद, क्लियर है। अब आप देखिए, तो अब ए स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारा वीक एसिड होता है। हाइड्रोजन साइनाइड याद रखिएगा, जितना भी मेटल का हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह होगा वह सब पानी में घुलता है लेकिन बहुत कम, इसका मतलब वो वीक एसिड है। कैसा एसिड है, वीक एसिड। तो हाइड्रोजन साइनाइड हमारा वीक एसिड है और NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपको कह क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिए, जैसे आपका जब दोनों स्ट्रॉन्ग होता तो इतना हीट रिलीज होता, दोनों में से कोई एक भी वीक है या दोनों वीक है तो हीट रिलीज हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये वीक है, पानी में पूरा टूट नहीं पाता है, पानी में पूरा डिसोसिएट नहीं कर पाता है। तो इसको कंप्लीट डिसोसिएट करने में कुछ एनर्जी क्या होता है, खर्च हो जाता है, और जो एनर्जी खर्च होता है उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या उस एनर्जी को डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो बोलिए इसमें एनर्जी आपको क्या पूछा, द एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN। HCN का डिसोसिएशन एनर्जी कितना है, तो निकलना चाहिए था इतना हीट, निकला कम हीट, जितना कम निकला उतना एनर्जी खर्च हो गया इसको कंप्लीट डिसोसिएट करने। उस एनर्जी को क्या कहेंगे, डिसोसिएशन कहेंगे। तो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCN, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCN यानी डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड का डिसोसिएशन एनर्जी निकालना होगा, तो 55.9 माइनस कर दीजिए 12.1, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका होगा। यहां से डिक्रीज कर घटा के निकाल दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। हाँ, इसमें क्या कह रहा था, देखिए CH4 था, इसको आप एनर्जी सप्लाई किए CH4 मीथेन को 360 किलो कैलोरी। एक कार्बन गैसियस प्लस 4 मोल H गैसियस में टूट गया। फिर आपको इथेन दिया, ये हो गया CH4, इथेन का मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया। इसको एनर्जी सप्लाई किए 620, तब ये बन गया कार्बन 1 1 2 2 कार्बन हो गया।
और 6 मोल H गैसियस हो गया। तो आपसे पूछा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन, ये पूछा है कैसे बनाइएगा, जरा सोचिए। इसका लिखा हुआ इतना है। अब आपसे पूछा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड एनर्जी क्या हो। इसका आंसर आ गया। कितना आया, कितना आया, बी आया 43.8। लिखिए। लिखिए इसको, बनाइए इसको क्वेश्चन को। ये बना किसी का, इतना तो समझा दिए। देखिए इतना तो सब कुछ हम लिख दिए, बाकी खाली आपको सोल्व करना था। देखिए ये कार्बन CH का कितना बॉन्ड है बताइए, तो इसमें 1 2 3 4, चारों बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगा, 360। तो देखिए तब 4CH डेल्टा H, 4 डेल्टा H किसका, CH का, ये कितना एनर्जी लग गया, 360। तो एक वो डेल्टा H का कितना होगा, 360/4, कितना आया, 90 हो गया। इसका मतलब जान लगे कि CH के बीच का बॉन्ड एनर्जी कितना होता है, 90।
इसमें कितना है देखिए, बोलिए कितना कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एक। सी एच का कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हो गया देखिए 6 डेल्टा एच कार्बन और हाइड्रोजन, अब प्लस 1 डेल्टा एच किसके बीच, कार्बन और कार्बन। इसका बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 620। कितना दिया हुआ है, 620। अब 6 डेल्टा, ये तो जानिए गए, एक सी एच का बॉन्ड एनर्जी कितना है, 90। तो बोलिए 6 इंटू 90 अब प्लस डेल्टा एच, एक कार्बन और कार्बन मिला के टोटल कितना है, 620। तो बोलिए ये नहीं निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 9 54 540, 620 में 540 घटा दीजिए, कितना आएगा, 80 आ जाए, 80 आ जाए, 80 आ जाए। देख लीजिए, एगो निकाल दीजिए, लिखिए इसको अब। लिखिए, बनाइए इसको, ऊपर लिखिए। लिख लीजिए फाइनल स्टेज। बस दो पॉइंट है, स्टेट वेरिएबल और पाथ वेरिएबल, ठीक है, लिखिए। देखिए थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ है, वो अगले क्लास में, और इंट्रोपी से थोड़ा सा 2 4 क्वेश्चन पूछता है, वो कल सब पढ़ा करके समाप्त कर देंगे, है ना। कल एक चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। कुछ इंट्रोपी से क्वेश्चन बनता है, कुछ वर्क डन से क्वेश्चन बनता है, क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, है ना,
उसका कुछ फार्मूला होता है, वो सब कल पढ़ा करके ये चैप्टर आपका कल समाप्त हो जाएगा। तो फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पढ़ाने के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर हम पूछ लेंगे, एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में कभी कभी दिया है ना, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर एनसीईआरटी बुक में नहीं है। पढ़ाना है या नहीं, अगर पढ़ाना होगा तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाई होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी, है ना। फिर डायरेक्ट चलेंगे हम लोग कहाँ, इक्विलिब्रियम पे। आप लोग का पीटी तो खत्म हो ही गया है ना, केमिकल बॉन्डिंग आपका हो ही गया है ना। तो बाकी इधर बच जाएगा आपका मैकेनिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, है ना, ऑर्गेनिक का टॉपिक। तो पहले तो यही पहले टॉपिक चलेगा, अभी थोड़ा बड़ा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम को ही पूरा पढ़ाना है ना। देखिए इसमें क्या कहता है, देखिए स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल क्या लिखे, पढ़िए उसको क्या कहता है। अगर आपसे कोई पूछा व्हाट इज स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, तो क्या बोलेंगे उसको। द स्टेट फंक्शन या वेरिएबल क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम का इनिशियल या फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। मतलब आप कैसे बनाते हैं, कितना देर से बनाते हैं, उस सबसे कोई मतलब उसको नहीं है। जैसे आप देखिए यहां से यहां जाते हैं, ठीक है ना, अगर यहां से अगर उस गेट तक, बीच तक, लास्ट बेंच तक पहुंचते हैं, आप यहां से जाते हैं, चाहे इधर से घूम के जाते हैं, इधर से घूम के जाते हैं, ऊपर से उड़ के जाते हैं, मतलब जैसे भी जाते हैं, है ना। बोलिए यहां से डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, करता है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह स्टेट वेरिएबल होगा। क्या होगा, स्टेट, या क्या कहेंगे उसको, स्टेट फंक्शन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन बताइए डिस्टेंस अंतर होगा कि नहीं, डिस्टेंस सबका अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस हमारा स्टेट वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वो पाथ वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाथ वेरिएबल कहलाएगा। तो वही लिखे देखिए, डिस्प्लेसमेंट स्टेट फंक्शन, जबकि डिस्टेंस पाथ फंक्शन, पाथ वेरिएबल, मतलब स्टेट फंक्शन नहीं। इंथाल्पी, इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब हमारा स्टेट फंक्शन है। मतलब कोई भी सब्सटेंस आप एक मोल, जैसे आप हाइड्रोजन का एक मोल बनाइए, जैसे जिस प्रोसेस से बनाइए, कोई भी पाथ से बनाइए, क्या उसका एक मोल का वॉल्यूम कभी चेंज होगा, कभी नहीं। इसका मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। लेकिन यदि पाथ वेरिएबल मतलब पाथ पर जो डिपेंड करता हो, तो उसको कहते हैं पाथ वेरिएबल। जैसे एग्जांपल है डिस्टेंस, हीट, वर्क। डिस्टेंस हो गया, हीट हो गया, वर्क हो गया। आप खुद सोचिए, डिस्टेंस, हीट, वर्क। तो डिस्टेंस आप ले लीजिए, हीट ले लीजिए, वर्क ले लीजिए। तो डिस्टेंस, हीट, वर्क में क्या है, आप जैसे मान लीजिए आप इधर से कोई जाता है वहां तक, इस पॉइंट से जाता है वहां तक, कोई सीधा चला गया, तो बोलिए ये डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड किया कि नहीं किया। आप इधर से गए तो ज्यादा डिस्टेंस, इधर से गए तो अलग डिस्टेंस, इधर से गए तो अलग डिस्टेंस। वर्क भी अलग अलग लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर पाथ बदल जाएगा तो हीट भी क्या होगा, अलग अलग, हीट भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस, हीट, वर्क, ये सब कहलाएगा पाथ फंक्शन, या क्या कहलाएगा, पाथ वेरिएबल कहलाएगा। आगे एक पढ़ना है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हुआ ना कि जैसे आप ए से चले, आप फिर घूमते घूमते कहां आ गए, ए के पास ही आ गए। तो बोले ए से चले थे या घूमते घूमते उसी पॉइंट पे फिर आप आ गए। तो मान ली जो ए था अभी भी लास्ट में ए ही है। तो जब ए खुद ही है तो उसका इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम कभी कोई चेंज होगा नहीं। चेंज क्या होगा, क्या अंतर आएगा, तो आपका जब जब मान लीजिए कोई साइक्लिक प्रोसेस है,
तो इंटरनल एनर्जी जीरो, इंथैल्पी जीरो, एंट्रोपी जीरो, सब जीरो होगा, लेकिन वर्क डन कभी जीरो होगा? क्योंकि आप फिर घूमते घूमते वहीं पे आ गए, तो वर्क डन तो कुछ हुआ ही। तो इसका मतलब है कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं होता। बाकी सारा चीज क्या रहता है, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब कुछ क्या होता है, जीरो। सब कुछ क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन वर्क डन हमारा जीरो नहीं, याद रखिएगा। तो टेस्ट में ये सब वर्क डन का ये सब क्वेश्चन जो बताए वो सब क्वेश्चन अच्छे से बना उना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो पहले भी और क्वेश्चन बहुत सा करा चुके हैं वो सब भी बना लीजिएगा, है ना। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो बनाने वाला क्वेश्चन था, बॉन्ड एनर्जी से, बॉन्ड इंथैल्पी से, हीट ऑफ फॉर्मेशन से, वो सब अच्छे से क्या करना है, बना लेना है। बाकी वर्क डन का जो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है वह कुछ कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ाने के बाद और भी क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन बन जाएगा, वो एक आध दिन लगेगा समय, बन जाएगा, ठीक है ना। तो जितना आप पढ़ाए हैं उसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना है, अपने बढ़िया से पढ़ लेना है, उतना पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपका क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। जितना पढ़िए, और उसके बाद क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, क्वेश्चन जितना अधिक से अधिक बना सकते हैं, क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा आप बना सकते हैं, जितना क्वेश्चन बनाइएगा क्वेश्चन का उतना प्रैक्टिस आपका होते चला जाएगा। इसलिए आपका काम है क्वेश्चन बैठ करके खूब बनाना, जितना अधिक से अधिक बने उसको खूब प्रैक्टिस करना, तो क्वेश्चन आपका बनते चला जाए, ठीक है। ये स्टेट वेरिएबल समझ गए, या स्टेट फंक्शन समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना है। अगले क्लास हम पढ़ाएंगे चेंज इन एंट्रोपी इन फेज ट्रांजिशन। जैसे कोई सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसका चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, लिक्विड से गैस बनता है तब उसका फेज, तब आपका हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, यानी डेल्टा एस का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना, डेल एस का। कब, जब डेल एस कैसे निकालते हैं, जब फेज का ट्रांजिशन होगा, जब कोई सॉलिड से लिक्विड बनेगा, या लिक्विड से गैस या वेपर बनेगा, या सॉलिड से कोई डायरेक्टली गैस या वेपर बनेगा, तो उसमें पूछता है कि डेल्टा एस का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन सब बनाइए, जितना आज बताए हैं उतना बना लीजिए, कहीं दिक्कत हो